क्या दोस्तों आपको पता है कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है? किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है? प्रति वर्ष 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 जनवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है और यह वीडियो क्वालिटी की दृष्टि से सुपर से भी ऊपर है। तो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रति वर्ष 15 जनवरी को हमारे भारत देश में भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थल सेना दिवस यानी कि 15 जनवरी। इंग्लिश में बोले तो नेशनल आर्मी डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। लेकिन थल सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बूचर जो हमारे भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उनसे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया और इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों कल थी 14 जनवरी और 14 जनवरी को भी वेटरन्स डे मनाया गया। तो वेटरन्स डे भी हमारे के.एम. करियप्पा की याद में ही मनाया जाता है। तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर ले। प्रति वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस इंग्लिश में बोले तो वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। और सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि वेटरन्स डे कब से मनाया जाता है? 2017 से मनाया जाता है। लेकिन सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस यानी कि वेटरन्स डे आखिरकार 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिवस भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे और इसीलिए 14 जनवरी को यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। और यहां मैंने आपके सामने जो ऑप्शन रखे थे उनकी भी चर्चा कर ले। तो ऑप्शन में मैंने बोला था कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट, क्या ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था और इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर प्रति वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 1949 में हुई थी। और भारतीय वायुसेना दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो देखो भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन बेस पर मनाया जाता है। कहां पर? दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन बेस पर यह भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और हमारे भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। तो इसी तरह हमारे नेवी डे का और हमारे थल सेना का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया? अमेरिकी राष्ट्रपति पर हाल ही में महाभियोग चलाया गया है डोनाल्ड ट्रंप पर। लेकिन इनसे पहले एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन यह दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया गया है। यानी कि हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी कि जल्दबाजी में आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को तो याद रखना है, साथ साथ एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन पर भी महाभियोग चलाया गया है। लेकिन महाभियोग के जरिए किसी भी राष्ट्रपति को पद से हटा दिया नहीं गया है। तो देखो
हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, इमेज में देख सकते हैं, अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने बताया कि ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के इतिहास के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन पर 2 बार महाभियोग चलाया गया हो। और उपराष्ट्रपति को ट्रंप की शक्तियां छीनने वाला यह प्रस्ताव मैरीलैंड की सांसद जेमी रस्किन लाई थी। तो इस महिला का नाम भी याद रखना है, वो है मैरीलैंड की सांसद, नाम है जेमी रस्किन। वो डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरह की शक्तियां छीनने का प्रस्ताव लाई थी। अमेरिका में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले 2 और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हुई है। और यहां जो महाभियोग की प्रक्रिया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को हम याद कर लेते हैं। साल 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन, 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन सीनेट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, कौन? रिचर्ड निक्सन ने महाभियोग से पहले ही साल 1974 में इस्तीफा दे दिया था। तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। क्लियर? और YouTube ने डोनाल्ड ट्रंप के चैनल को 1 सप्ताह तक प्रतिबंधित कर दिया है। किसने? YouTube ने। और ट्विटर और फेसबुक के बाद YouTube ने भी ट्रंप के चैनल को कम से कम 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और वो आगे भी समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे पुनीत बिष्ट और मोहम्मद अजरुद्दीन का नाम किस खेल से जुड़ा है? आपको भी पता है कि हमारे भारत देश में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी हाल ही में जारी है। यानी कि घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में ये दोनों खिलाड़ी पुनीत बिष्ट और मोहम्मद अजरुद्दीन ने हाल ही में शतक जड़ा। यानी कि वो हमारे भारत देश के जाने माने क्रिकेटर है, यानी कि ताल्लुक है क्रिकेट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। और यहां आप देख सकते हैं पुनीत बिष्ट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेघालय के कप्तान पुनीत बिष्ट ने मिजोरम के खिलाफ 146 रनों की धुआंधार नाबाद पारी खेली। और दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दोस्तों यह है मोहम्मद अजरुद्दीन। मोहम्मद अजरुद्दीन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दूसरा सबसे तेज शतक लगाया है। दाएं हाथ के 26 वर्षीय बल्लेबाज मोहम्मद अजरुद्दीन ने मुंबई के खिलाफ मैच में 54 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के लगाए। तो दोस्तों इसीलिए यह दोनों व्यक्ति हाल ही में सुर्खियों में आए, पुनीत बिष्ट और मोहम्मद अजरुद्दीन। और कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो KL राहुल, इमेज में आप देख सकते हैं, KL राहुल ने IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 132 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। और फिलहाल इस लिस्ट में शीर्ष पर कायम है श्रेयस अय्यर है, जिन्होंने 2019 में सिक्किम के खिलाफ 147 रनों की पारी खेली थी। इमेज में देख सकते हैं श्रेयस अय्यर को। चौथा क्वेश्चन, कायाकल्प पुरस्कार निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है? कायाकल्प पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। लेकिन कायाकल्प पुरस्कार की बात करें, कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के उच्चतम मानकों वाले स्वास्थ्य केंद्रों को प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। और हाल ही में वर्ष 2019-20 के लिए कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किए गए। किस वर्ष के लिए? 2019-20 के लिए। और जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को कायाकल्प पुरस्कार योजना के तहत दूसरा पुरस्कार दिया गया है। तो एम्स भुवनेश्वर को लगातार तीसरी बार स्वच्छता के लिए श्रेणी B के तहत सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय सरकारी अस्पताल का पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरी बात करें तो मयूरभंज जिले के रायरंगपुर, कहां पर? रायरंगपुर सब डिविजनल अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ सब डिविजनल अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2015 में कायाकल्प पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पांचवा क्वेश्चन,
दुनिया की पहली स्वदेशी यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट नाम है शक्ति। शक्ति को किसने तैयार की है? दोस्तों, यह शक्ति नामक यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो भी है मेड इन इंडिया, और इसको तैयार किया है मेजर अनूप मिश्रा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेजर अनूप मिश्रा। इमेज में देख सकते हैं, यह है मेजर अनूप मिश्रा। भारतीय सेना को आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सबसे बड़ी चिंता सैनिकों की सुरक्षा की रहती है, और इसलिए हमने यह जो शक्ति नामक यह बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है, तो इनके जरिए आतंकी ऑपरेशन में हमें काफी मदद मिलने वाली है। और इस बीच सेना की सुरक्षा के लिए मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली स्वदेशी यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति तैयार की है। और बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पुरुष और महिला दोनों पहन सकते हैं। इसके अलावा यह जैकेट दुनिया की सबसे फ्लेक्सिबल बॉडी कवच है, और भारतीय सेना के लिए यह जैकेट गेम चेंजर साबित हो सकती है दोस्तों आतंकी ऑपरेशन में। और अनूप मिश्रा भारतीय सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के काम करते हैं। वह स्वदेशी बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बना चुके हैं। इमेज में देख सकते हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बना चुके हैं अनूप मिश्रा। और बुलेट प्रूफ हेलमेट 10 मीटर की दूरी से चलाई गई AK-47 की गोली बड़ी आसानी से रोक सकता है और सैनिक की जान को बचा सकता है। और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हाल ही में हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्यूश बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्यूश बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर ड्यूश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और बात करें ड्यूश बैंक के, तो ड्यूश बैंक के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? क्रिश्चियन सेविंग। क्या? क्रिश्चियन सेविंग। और ड्यूश बैंक का हेडक्वार्टर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्थित है, फ्रैंकफर्ट। और ड्यूश बैंक की स्थापना 10 मार्च 1870 को हुई। 7वां क्वेश्चन, संसद में केंद्रीय बजट कब पेश किया जाता है? संसद में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 फरवरी। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि पहला यह पेपरलेस बजट है, और इसीलिए यह करंट अफेयर में आया। संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2021 मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है, यानी कि पेपरलेस है। और आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति यानी कि कॉपी नहीं छपेगी। और इस संबंध में केंद्र ने संसद के दोनों सदनों से अनुमति ले ली है, और इसीलिए यह पेपरलेस बजट होगा। और हमारे संविधान में भी बजट का जिक्र किया गया है, तो कहां पर है? संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति। और बजट पेपर आमतौर पर मंत्रालय के प्रिंटिंग प्रेस में नॉर्थ ब्लॉक में छापे जाते हैं। और इस वर्ष के बजट में कथित तौर पर पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब बजट बनकर तैयार हो जाता है और नॉर्थ ब्लॉक में जब छपने के लिए जाता है, तो हलवा रस्म आयोजित की जाती है, और खुद हमारी वित्त मंत्री हलवा परोसती है सभी सदस्यों को। लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण यह हलवा समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। और हमारी वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। इमेज में आप देख सकते हैं। और भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। यानी कि हमारे भारत के बजट के पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। तो एक और फैक्ट आप याद रख लीजिए,
जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी और स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। यानी कि हमारा भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो नाम मत भूलिएगा, R.K. षणमुगम चेट्टी। और निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे अधिक यानी कि 10 बार बजट पेश किया है। किसने? मोरारजी देसाई ने। और पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था, क्योंकि पहले बजट पेश किया जाता था शाम को 5 बजे, लेकिन अब पेश किया जाता है 11 बजे। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव के 4थे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया? कोविड-19 के चलते यह चेरी ब्लॉसम महोत्सव सीमित कर दिया गया है और यह 4था संस्करण जिसका उद्घाटन भी वर्चुअली तरीके से हुआ, लेकिन किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के 4थे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो मणिपुर में यह चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां मनाया जाता है? माओ में। हालांकि इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया है। और मणिपुर के सेनापति जिले, किस जिले में? सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। जब मणिपुर की बात आई तो मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया एन बीरेन सिंह। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित व्यावसायिक सुगम्यता सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला 8वां राज्य कौन बना? इसी तरह का 8वां राज्य बन गया है केरल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। केरल खुले बाजार की उधारी के माध्यम से केरल 2373 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र राज्य हो गया है। और केरल के अलावा सुधार करने वाले अन्य 7 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। और केरल बन गया है 8वां राज्य। और जब बात करें केरल की, तो केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम। और शांत घाटी कहां पर स्थित है? वो भी केरल में स्थित है। यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिण में स्थित है यह केरल, जो एक तरफ से कर्नाटक और दूसरी तरफ से तमिलनाडु से सटा हुआ है। और अन्नामुदी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। केरल की साक्षरता दर यानी कि वहां का लिटरेसी रेट है वो 94% है, 94%, और वो भारत में सबसे अधिक है। और लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों के मामले वहां पर महिलाओं की संख्या है 1024। और इस मामले में भी केरल भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। जीवन दर भी केरल की भारत में सबसे अधिक है। कितने वर्ष? 77 वर्ष। केरल भारत का सबसे कम करप्ट राज्यों में से एक है। और सबरीमाला, भगवान अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला, वो केरल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो केरल से जुड़े इतने फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के मामले में भारत और यूएई के बीच हुए समझौते को मंजूरी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएई। इस समझौते पर भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटीरोलॉजी के बीच हस्ताक्षर किए गए। और इस समझौते के तहत साझा महत्व की वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी को साझा किया जाएगा। और समझौता हुआ है यूएई के साथ। तो यहां आप मैप में देखें, यह है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, जिसके आसपास में सऊदी अरेबिया और ओमान जैसे देश स्थित है। और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम। और यूएई के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है?
खलीफा बिन जायद अल नाह्यान, और यहां आप देख सकते हैं यूएई दिरहम जो इनकी करेंसी है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हो गया, वे कौन थे? डी प्रकाश राव एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे एवं पद्मश्री अवार्ड विजेता भी थे। डी प्रकाश राव जिसका हाल ही में निधन हो गया है। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित डी प्रकाश राव का निधन हो गया। वह मूल रूप से कटक के एक चाय विक्रेता थे और उन्होंने 2000 में शुरू किए अपने स्कूल आशा ओ आश्वासना कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पूरी कमाई झुग्गी गरीब तबके के बच्चों को शिक्षित करने के लिए खर्च कर दी थी। और डी प्रकाश राव ने कटक में झुग्गी गरीब तबके के बच्चों में शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 2019 में भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा डी प्रकाश राव एक जाने माने रक्तदाता भी थे, यानी कि ब्लड डोनर थे। 12वां क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको बुक किसने लॉन्च की है? मेकिंग ऑफ ए जनरल अ हिमालयन इको बुक लॉन्च की है डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने। और डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला बोले तो मणिपुर की राज्यपाल। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने दरबार हॉल राजभवन इंफाल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कॉनसम हिमालयन सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया है। और इस बुक की फ्रंट पेज आप इमेज में देख सकते हैं, मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, और यहां इमेज में भी देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कॉनसम हिमालय सिंह को। और यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कॉनसम हिमालय सिंह की स्मृतियां है, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना की 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने का सफर तय किया था। 13वां क्वेश्चन, यूबीएस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है? यूबीएस ने हमारे भारत देश की इस वित्त वर्ष की जीडीपी नेगेटिव 7.5% रहने की उम्मीद जताई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। स्विस ब्रोकरेज प्रमुख यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने मार्च में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि यूबीएस ने आगामी वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरकर 11.5% की दर से वृद्धि करने की भी संभावना जताई है। और साथ साथ हाल ही में बोफा सिक्योरिटीज ने भी हमारे भारतीय जीडीपी का अनुमान लगाया है। बोफा सिक्योरिटीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज ने 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9% तक की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। और बोफा सिक्योरिटीज की बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। बोफा सिक्योरिटीज का मूल संगठन कौन सा है? बैंक ऑफ अमेरिका। बोफा सिक्योरिटीज की स्थापना 1 जनवरी 2009 को हुई। बोफा सिक्योरिटीज के वर्तमान सीईओ कौन है? यह है ब्रायन टी मोयनिहान। ब्रायन टी मोयनिहान। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करुणा अभियान चलाया जाता है? करुणा अभियान प्रतिवर्ष गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर घायल पक्षियों की सेवा करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा करुणा अभियान हाल ही में चलाया गया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है वाला संजय, एंजल कोरडिया, अजीत सिंह, ड्रीम वारदी, जूली कुमारी, रंजना कुमारी, शिवांशु गोस्वामी, सोलंकी प्रीति। इसके अलावा धर्मेश पटेल, नीलोफर मीर, जय गोगा डिजिटल, राजेश कुमार, एनआर मकवाना, चोसला सागर भाई, गोहेल भूपत, सोलंकी परेश कुमार, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। दामा छगन, राठौड़ भावना, रसिक आहिर, पर्वत डामोर, पटेल करशन, मृगेश पटेल, मेर सोनल और बीनल चौधरी।
सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कानूनों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? कानूनों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, लोकसभा के पास, मंत्रिमंडल के पास या उच्चतम न्यायालय के पास? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।